नमस्कार साथियों, परिहार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम भारतीय प्राचीन इतिहास को देख रहे हैं, जिसमें आज हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, यह विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। इस सभ्यता का उदय सिंधु नदी की घाटी में ही हुआ था, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया है। सबसे पहले इसका उत्खनन केंद्र हड़प्पा के नाम से जाना गया। जो सबसे पहले खोदा गया था वो जगह, यानी कि सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर उत्खनन किया गया, तो हड़प्पा जगह पर, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। आगे ऐतिहासिक होने के कारण इसे आगे ऐतिहासिक भारतीय सभ्यता भी कहते हैं और सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगली हेडिंग है सभ्यता की खोज। इस अज्ञात सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने। उन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में यहाँ पर 1921 में खुदाई करवाई थी। लगभग एक वर्ष के बाद यानी कि 1922 में श्री राखलदास बनर्जी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में मोहनजोदाड़ो में स्थित बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चला था। किसका? मोहनजोदाड़ो का। एक तो हड़प्पा हो गई और दूसरी मोहनजोदाड़ो, दो स्थानों का पता चल गया था। तो मोहनजोदाड़ो का पता कब चला था? 1922 में। किन के द्वारा? राखलदास जी बनर्जी के द्वारा। आगे देखते हैं हम। अब सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था वो देखते हैं। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान और भारत के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ भागों में पाए गए हैं, यानी कि इतने क्षेत्र में ये सभ्यता फैली हुई थी। इस सभ्यता का फैलाव उत्तर में जम्मू के मांदा से लेकर के दक्षिण में नर्मदा के मुहाने भगतराव तक तथा पश्चिम में मकराना के समुद्र तट से लेकर के जो सूतका गंडोर से पूर्व में पश्चिमी राजस्थान के मेरठ तक फैली हुई है। तो इसका ये क्षेत्र बताया गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वे किस किस क्षेत्र में फैली हुई थी। आगे देखिए। सॉरी। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सूतका गंडोर, पश्चिमी पुरास्थलों में तो सूतका गंडोर, पूर्वी पुरास्थलों में आलमगीर, उत्तरी क्षेत्र में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद। तो ये आपको ध्यान रखनी चाहिए दिशा के अनुसार। तो सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है? सूतका गंडोर। पूर्वी है आलमगीर, उत्तरी क्षेत्र है मांडा और दक्षिणी क्षेत्र है दैमाबाद। लगभग त्रिभुजाकार वाला यह भाग कुल 12,99,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तक तथा उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर में है। इस प्रकार सिंधु घाटी
सभ्यता समकालीन मिस्र या सुमेरियन सभ्यता के अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। इनके समकालीन कौन कौन सी थी? मिस्र की सभ्यता और सुमेरियन की सभ्यता। मुख्य स्थल कौन कौन से हैं वो देखते हैं। मुख्य स्थलों में देखा जाए तो सबसे पहले है हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा 6000 से 2600 ईसा पूर्व की एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। तो हड़प्पा कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़ और लोथल की ही श्रृंखला में हड़प्पा में भी पुरातत्व खनन किया गया, यानी कि इनके साथ साथ हड़प्पा में भी खुदाई की गई। यहाँ मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी ही प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसकी खोज 1920 में की गई थी। वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तो हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध में, ये आपको याद रखनी है। 1857 में लाहौर सुल्तान रेल मार्ग बनाने में हड़प्पा नगरी की ईंटों का इस्तेमाल किया गया, जिससे इसे बहुत नुकसान पहुंचा था। यानी कि जो लाहौर के मुल्तान में जो रेल मार्ग बनाया गया, उसे बनाने के लिए हड़प्पा से ईंटें उखाड़ करके ले जाया गया। इससे हड़प्पा में ईंटों की कमी आ गई या वह तितर बितर हो गया। अगला है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला। तो मोहनजोदाड़ो का सीधा अर्थ क्या होगा? मुर्दों का टीला। यह 2600 ईसा पूर्व की एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। तो यह भी नगरीय सभ्यता है। किसके बाद है? हड़प्पा के बाद है मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा, मेहरगढ़ और लोथल की ही श्रृंखला में मोहनजोदाड़ो में भी पुरातत्व के उत्खनन किए गए। यहाँ मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। अगला स्थान है चनूदड़ो या चानूदड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो के दक्षिण में स्थित चनूदड़ो नामक स्थान पर मोहरें एवं चूड़ियों के निर्माण के साथ साथ हड्डियों से भी अनेक वस्तुओं के निर्माण होता था। तो मोहरों का निर्माण, गुड़ियों का निर्माण, चूड़ियाँ नहीं गुड़ियाँ सॉरी, और हड्डियों के अनेक सामान वहाँ से मिले हैं। सबसे पहले इसकी खोज 1931 में एन गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई। 1943 में मेकी द्वारा यहाँ उत्खनन किया गया। सबसे निचले स्तर में सैंधव संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सैंधव संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चानूदड़ो से। अगली है लोथल। लोथल यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगावा नदी के किनारे पर सरगवाला नामक गांव के समीप स्थित है। ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है कि लोथल कहाँ पर है। गुजरात में है, अहमदाबाद जिले के जो भोगावा नदी है उसके किनारे पर एक सरगवाला गांव है और उस गांव के पास में ही है लोथल। ठीक है, यहाँ की खुदाई 1954 से 55 में रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई थी। अगला क्षेत्र है रोपड़। यह पंजाब प्रदेश के रोपड़ जिले में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले उत्खनन किया गया। तो यानी कि पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान पर खुदाई की गई, तो वो है रोपड़। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। ठीक है, तो आधुनिक रोपड़ का आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर। 1950 में इसकी खोज बीवी लाल के द्वारा की गई थी। तो ये खोज भी आपको याद रखनी है, किसके द्वारा की गई? बीवी लाल के द्वारा। अगला स्थल है कालीबंगा।
ठीक है। यह स्थल कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर अवस्थित है और इसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ, ब्लैक बेंगल्स। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। खुदाई 1953 में बीवी लाल एवं बी के थापड़ के द्वारा की गई थी। यहाँ पर प्राग हड़प्पा यानी कि हड़प्पा से भी पहले एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। ठीक है। अगला स्थान है सूरकोटदा। यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1964 में की गई थी, किनके द्वारा? जगपति जोशी जी के द्वारा। इस स्थल में सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष परिलक्षित होते हैं, यानी कि दिखाई देते हैं। तो सिंधु सभ्यता थी, उसके पतन के जो अवशेष हैं वे कहाँ दिखाई देते हैं? तो सूरकोटदा में पतन के अवशेष दिखाई देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला स्थल है आलमगीरपुर यानी कि मेरठ। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में यमुना नदी की सहायक हिंडन नदी पर स्थित है। इसकी खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। अगला स्थान है रंगपुर, गुजरात। गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी के समीप ही स्थित है ये। इसकी खुदाई 1953-54 में ए रंगनाथन राव द्वारा की गई थी। यहाँ पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ मिली कच्ची ईंटों के दुर्ग, देखिए इम्पोर्टेंट है, कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले हैं, नालियाँ मिली हैं, मृत भांड मिले हैं, बांट मिले हैं और पत्थर के फलक आदि मिले हैं। यहाँ धान की भूसी के ढेर भी मिले हैं। तो धान की भूसी के ढेर कहाँ पर मिले हैं? रंगपुर में। यहाँ उत्तरोत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं। अगली है बनावली, जो कि कहाँ पड़ती है? हरियाणा में पड़ती है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित दो सांस्कृतिक अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं। एक तो पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा कालीन। इसकी खुदाई 1973-74 में रविंद्र सिंह विष्ट द्वारा की गई थी। अली मुराद यानी कि सिंध प्रांत में स्थित इस नगर में कुआं, मिट्टी के बर्तन, कार्निलियन के मनके यानी कि मोती मिले हैं कार्निलियन के, और पत्थरों से निर्मित विशाल दुर्ग के अवशेष मिले हैं। इसके अतिरिक्त इस स्थल में बैल की लघु मूर्ण मूर्ति यानी कि मरे हुए बैल की मूर्ति, कांसे की कुल्हाड़ी भी यहाँ से मिली है। सूतका गेंडोर, जो कि दक्षिण बलूचिस्तान है, यह स्थित स्थल है। यह दक्षिणी बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे पर अवस्थित है। तो ये थे प्रमुख जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं वो। चलिए अगली हेडिंग को देखते हैं। अगला है हड़प्पा सभ्यता के नवीन क्षेत्र। तो नए नाम हैं कुछ, वे देखिए। एक तो खरवी, कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद में। कुनुताशी, गुजरात में। बालाकोट, बलूचिस्तान। अल्लाहदीनो, अरब महासागर। भगवानपुरा, हरियाणा। देशपुर, गुजरात। और रोजदी, गुजरात। ये नए स्थान हैं जिनका पता चला है। अब देखते हैं नगर निर्माण योजना हड़प्पा की कैसी थी। इस सभ्यता में सबसे विशेष बात यह थी कि यहाँ विकसित नगरों का निर्माण की योजना थी। यहाँ पर विकसित नगर थे। इस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थानों में नगर निर्माण की समरूपता थी, यानी कि एक समान नगर बने हुए थे। नगरों के भवनों के बारे में विशिष्ट बातें थीं। ये जाल की तरह
विन्यस्त थे, यानी कि एक नेट की तरह बने हुए थे, चौकोर ऐसे करके। ठीक है। पहली विशेषता है नगर निर्माण एवं भवन निर्माण। सभी प्रमुख नगर जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, लोथल, कालीबंगा सभी प्रमुख नगर नदियों के तट पर अवस्थित थे। इन नगरों में सुरक्षा के लिए चारों ओर परकोटे यानी कि दीवारों का निर्माण किया जाता था। प्रत्येक नगर में चौड़ी एवं लंबी सड़कें थीं। चौड़ी सड़कें एक दूसरे शहरों को जोड़ती थीं। सिंधु घाटी सभ्यता में कच्चे पक्के छोटे बड़े सभी प्रकार के भवनों के अवशेष मिले हैं। भवन निर्माण में सिंधु सभ्यता के लोग दक्ष थे, यानी कि भली भांति वे भवन निर्माण करना जानते थे। इसकी राजधानी जानकारी प्राप्त भवनावशेषों से होती है। इनके द्वारा निर्मित मकानों में सुख सुविधा की पूर्ण व्यवस्था होती थी। भवनों का निर्माण भी सुनियोजित ढंग से किया जाता था। प्रकाश की व्यवस्था के लिए रोशनदान एवं खिड़कियां भी बनी हुई थीं। रसोई घर हुआ करते थे, स्नान घर होते थे। आंगन एवं भवन कई मंजिलों के होते थे। दीवार ईंटों से बनाई गई थीं। भवनों घरों में कुएं भी बनाए गए थे। लोथल में ईंटों से बना एक हौज मिला है। अगली विशेषता है विशाल स्नानागार होते थे। जो बाथरूम होते थे बहुत बड़े बड़े होते थे। मोहनजोदाड़ो में उत्खनन के एक विशाल स्नानागार मिला है जो कि बहुत ही बड़ा है। स्नान कुंड से बाहर तक जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। समय समय पर जलाशय की सफाई भी की जाती थी। स्नानागार के निर्माण के लिए उच्च कोटि की सामग्री का प्रयोग किया गया था। इस कारण आज भी 5000 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह अस्तित्व में है। अगली विशेषता है विशाल अन्न भंडार, यानी कि अनाज इकट्ठा करने के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था थी। किले के जो राजमार्ग थे उसके दोनों ओर 6-6 पंक्तियों वाले अन्न भंडार के अवशेष मिले हैं। अन्न भंडार की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर होती थी। इसका मुख्य द्वार नदी की ओर खुलता था। ऐसा लगता था कि जलमार्ग से अन्न लाकर यहाँ एकत्रित किया जाता था। संभवतः उस समय इस प्रकार के विशाल अन्न भंडार की राजकीय कोषागार के मुख्य रूप थे। अगली विशेषता है जल निकासी की प्रणाली। सिंधु घाटी की जल निकासी की अत्यधिक उच्च कोटि की योजना थी। नगर में नालियों के जाल बना हुआ था। सड़क और गलियों के दोनों ओर ईंटों की पक्की नालियां बनी हुई थीं। मकानों की नालियां सड़क की गलियों की नालियों से मिली होती थीं। नालियां ईंटों और पत्थरों से ढकने की व्यवस्था की गई थी, यानी कि जो नालियां थीं वे ढकी हुई थीं। इन्हें साफ करने के स्थान स्थान पर गड्ढे बने हुए थे। नलकूप बने हुए मिले हैं। इन नलकूपों में कूड़ा करकट जमा हो जाता था और नालियों का प्रवाह अवरुद्ध नहीं होता था। नालियों के मोड़ों पर और संगम पर ईंटों का प्रयोग किया गया था। अगली विशेषता है सड़कें। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कों का जाल नगर के कई भागों में विभाजित किया गया था। सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर बनी हुई थीं। समकोण पर एक दूसरे को काटती थीं। मोहनजोदाड़ो में पाए गए मुख्य मार्गों की चौड़ाई 9.15 मीटर एवं गलियां करीब 3 मीटर चौड़ी होती थीं। सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया गया था। सड़क के दोनों ओर नालियों का निर्माण पक्की ईंटों के द्वारा किया गया था। इन नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर मानुष मुखे बनाए गए थे। नालियों से जल निकासी का इतना उत्तम प्रबंध किसी अन्य समकालीन सभ्यता से नहीं मिलता है। आगे देखते हैं हम उनकी
सामाजिक जीवन व्यवस्था। यहाँ के लोगों का सामाजिक जीवन काफ़ी उत्तम था। मजबूत कृषि ढांचा था। हड़प्पा के किसान नगर की दीवारों के समीप ही नदी के पास मैदानों में रहते थे। यह शिल्पकारों, व्यापारियों एवं अन्य शहर में रहने वालों के लिए अतिरिक्त अन्न पैदा करते थे। कृषि के अलावा ये लोग बहुत अन्य कलाओं में भी निपुण होते थे। घरों के आकारों की भिन्नता को देखते हुए विद्वानों का यह मत है कि हड़प्पा समाज कई वर्गों में बटा हुआ था। भोजन को देखें तो हड़प्पा संस्कृति के लोग भोजन के रूप में गेहूं, चावल, तिल, मटर आदि का यूज़ करते थे। लोग मांसाहारी भी थे। विभिन्न जानवरों के शिकार भी करते थे। फलों का प्रयोग भी करते थे। खुदाई से बहुत सारे ऐसे बर्तन मिले हैं जिनके आकार एवं प्रकार खाद्य एवं पेय सामग्रियों की विविधता का पता बताते हैं। पीसने के लिए चक्की का भी प्रयोग किया जाता था। यदि वस्त्रों को देखें तो सिंधु घाटी के निवासियों की वेशभूषा के संबंध में यह कहा जाता है कि महिलाएं घाघरा साड़ी पहनती थीं और पुरुष धोती और पगड़ी पहनते थे। स्वयं हाथ से धागा बुनकर ये वस्त्र बनाए जाते थे। आगे उनके आभूषण एवं सौंदर्य को देखें तो स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण धारण करते थे। आभूषणों में हार, कंगन, अंगूठी, कर्णफूल, भुजबंद, हंसली, कड़े, करघनी, पायजेब आदि उल्लेखनीय हैं। कई लड़ी वाली करधनी और हार भी मिले हैं। आभूषण सोने, चांदी, पीतल, तांबे, हाथी दांत, हड्डियों एवं पक्की मिट्टी से बने होते थे। अमूल्य जो लोग होते थे वे बहुमूल्य धातुओं एवं जवाहरातों के आभूषणों को धारण करते थे। स्त्री पुरुष दोनों श्रृंगार प्रेमी होते थे। धातु एवं हाथी दांत की कंघी एवं आईने का प्रयोग भी करते थे। केश विन्यास उत्तम प्रकार का था। खुदाई से काजल लगाने की एवं होठों को रंगने की अनेक छोटे छोटे पात्र मिले हैं। मनोरंजन के लिए लोग विविध कलाओं का प्रयोग करते थे। जानवरों की दौड़, शतरंज खेलते थे। नृत्यांगना मूर्ति हमें हड़प्पा संस्कृति में नाच गाने के प्रचलन को दर्शाती है। मिट्टी और पत्थर के पासे भी मिले हैं। औद्योगिक ज्ञान कैसा था? सिंधु घाटी के लोग भवन निर्माण, विशाल अन्न भंडार, जल निकासी व्यवस्था, सड़क व्यवस्था को देखकर उनकी तकनीकी का ज्ञान बहुत रहा होगा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वे मिश्रित धातु बनाना जानते थे और उनकी मूर्तियां एवं आभूषण बहुत ही खूबसूरत होते थे। मृतक कर्म, मरे हुए लोगों को यहाँ पे दफनाया जाता था, जलाया नहीं जाता था। शवों का सार पुरापाषाण काल, समान भोजन, हथियार एवं गृह पात्र तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं की भी साथ में रख दी जाती थी। यानी कि खाने पीने की चीज़ें होती थी उन्हें साथ में रख दिया जाता था। मृतकों की कब्रों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर भी रखे जाते थे जिनको रखने का मुख्य उद्देश्य उन्हें सम्मान देना होता था। कई स्थलों पर शवों को जलाने का भी प्रचलन हो गया था। जब शव जल जाते थे तो उनकी राख को मिट्टी के घड़ों में रखकर उन्हें सम्मान से जमीन में गाड़ दिया जाता था। यदि चिकित्सा की बात करें तो सिंधु सभ्यता के निवासी विभिन्न औषधियों से परिचित थे, यानी उन्हें जानते थे। हिरण, बारहसिंगा के सींगों, नीम की पत्तियों, शिलाजीत का औषधियों की तरह भी यूज़ करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के भी उदाहरण मिले हैं। कालीबंगा लोथल से प्राप्त होते हैं। समुद्री झाग भी औषधि के रूप में भी यूज़ करते थे। अब आर्थिक जीवन को देखते हैं उनके को। कृषि एवं पशुपालन करते थे वे। जो सिंध प्रदेश था उसका पूर्वी क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ था, उर्वरक था। इस कारण से यहाँ पे प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से उपजाऊ मिट्टी आ जाती थी। गांव के रक्षा के लिए खड़ी पक्की ईंटों की दीवार बनाई गई थी। सॉरी। यहाँ के लोग बाढ़ के उतर जाने के बाद नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बोते थे और अगली बाढ़ के आने से पहले अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे।
यहाँ कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला है, लेकिन कालीबंगा के प्राग हड़प्पा सभ्यता से कूट यानी कि हल रेखा, जो कूड़ बोलते हैं हम गांव की भाषा में, लाइन होती है वो, उनसे आभास होता है कि राजस्थान में इस काल में हल जोते जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे। वे 2 किस्म के गेहूं पैदा करते थे। बनावली में मिला जौ उन्नत किस्म का है। इसके अलावा तिल एवं सरसों भी उपजाई जाती थी। सबसे पहले कपास की भी यहीं पैदा होता था, तो कपास भी सिंधु घाटी सभ्यता में उगाया गया। इसी का नाम यूनान के लोग शिंडन कहने लगे। हड़प्पा यूँ तो एक कृषि प्रधान संस्कृति थी, पर यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर आदि को पाला करते थे। कला एवं विकास को देखें हम, तो मूर्ति कला एवं प्रतिमाएँ यहाँ से मिली हैं। सुंदर प्रतिमाएँ वे लोग बनाते थे। सुंदर प्रतिमाएँ का नमूना कांसे से बनी एक नर्तक मूर्ति फेमस है यहाँ की। खुदाई में सेलम खड़ी से बनी दाढ़ी वाले पुरुष की एक प्रतिमा, अर्ध प्रतिमा यहाँ पे मिली है। उसके बाएं कंधे से दाएं हाथ के नीचे तक एक अलंकृत दुशाला एवं माथे पर सरबंद है। पत्थर की बनी हुई 2 पुरुषों की प्रतिमाएं हड़प्पा की लघु मूर्ति कला के उदाहरण हैं। चित्रकला को देखें तो अनेक बर्तन एवं मोहरों पर बने चित्र ज्ञात हुए हैं। सिंधु घाटी के लोग चित्रकला में अत्यधिक प्रवीण थे। मोहरों पर सांडों एवं भैंसों की सर्वाधिक कलाकृतियाँ बनाई गई थीं। वृक्षों के भी चित्र यहाँ से मिले हैं। मुद्रा कला, हड़प्पा की खुदाई में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं भी मिली हैं। मुद्राएं वर्गाकार आकृति की होती थीं, जिन पर पशुओं के चित्र बने होते थे। दूसरी ओर लेखनी होती थी। ये हाथी दांत व मिट्टी की लगभग 3600 मोहरें भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। धातु कलाओं को देखें तो सिंधु सभ्यता की कलाओं में धातु कला, जिसमें कि स्वर्ण कला फेमस है। सोनारों द्वारा गलाई, ढलाई एवं नक्काशी का काम किया जाता था। सिंधु काल में कलाकृतियों की इतनी विलक्षण एवं मनोहर है कि कारीगर पर आज भी सोनार भी गर्व करते हैं। पात्र निर्माण की कला, वे मिट्टी के पात्र बनाते थे। अनेक तांबे के और मिट्टी के बहुत ही सुंदर एवं उच्च कोटि के होते थे। वर्गाकार होते थे, आयताकार होते थे और गोलाकार होते थे। ये पानी भरने एवं अनाज भरने के काम में आते थे। ताम्रपत्र निर्माण भी होता था। खुदाई में अनेक तांबे के पात्र भी मिले हैं, वर्गाकार, आयताकार, जिसमें चित्रकारी होती थी। वस्त्र निर्माण कला, ये खुद ही यहाँ के अपने वस्त्र बनाया करते थे। ये हम आगे पढ़ चुके हैं। नृत्य एवं संगीत कला, ये मनोरंजन के लिए नृत्य भी करते थे और अलग अलग नर्तकियों की मूर्ति वगैरह भी यहाँ से मिली हैं। सिंध प्रदेश में नृत्य कला का प्रचार भी था। मूर्ति की भाव भंगिमा से ये पता चलता है कि तब मनोरंजन के लिए नृत्य भी किए जाते थे। लिपि या लेखन कला, मेसोपोटामिया के निवासियों की तरह ही हड़प्पा भी लेखन कला का विकास हो चुका था। लिपि से पहले नमूने 1853 में प्राप्त हुए हैं। अभी तक विद्वान इसका अर्थ नहीं निकाल पाए हैं, लेकिन लिखी हुई चीज़ें मिली हैं। इसे पढ़ने के लिए कंप्यूटर का भी उपयोग किया जा रहा है, लेकिन वह असफल रहा है अभी तक, लेकिन आगे भी काम किए जा रहे हैं। लिपि द्रविड़, संस्कृत एवं सुमेर की भाषाओं से संबंधित स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है, लेकिन कोई संतोषजनक अभी तक जवाब नहीं मिला है। कई 400 ऐसे चित्रलेख मिले हैं जिन्हें हम पढ़ नहीं पाए हैं, केवल देख सकते हैं। धार्मिक जीवन, वे ईश्वरी शक्ति में विश्वास करते थे, शिव की पूजा किया करते थे। मोहरों से जो प्राप्त हुए हैं तो वहाँ पे देवी देवताओं में शिव का रूप प्राप्त हुआ है। सबसे ज़्यादा महत्ता थी शिव की वहाँ पे।
मातृ देवी की पूजा की जाती थी। सैंधव संस्कृति से सर्वाधिक संख्या में नारी मृण्मयी मूर्तियां मिलने के कारण मातृ देवी की पूजा का पता चलता है। यहाँ लोग मातृ देवी की पूजा पृथ्वी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए किया करते थे। मूर्ति पूजा भी होती थी। हड़प्पा संस्कृति के समय मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई थी। कुछ लिंग आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार कुछ दक्षिण में मूर्तियों में धुएं के निशान भी बने हुए मिले हैं, जिसके आधार पर यहाँ की मूर्तियाँ पूजा का अनुमान लगाया गया है। हड़प्पा काल के बाद उत्तर वैदिक युग में मूर्ति पूजा प्रारंभ के संकेत मिले हैं। हालांकि मूर्ति पूजा गुप्त काल से प्रचलित हुई है, जबकि पहली बार मंदिरों का निर्माण यहाँ पर प्रारंभ हुआ था। जल पूजा भी होती थी। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त स्नान घरों के आधार पर यह बताया गया है जल पूजा। सूर्य पूजा भी होती थी। मोहनजोदाड़ो में प्राप्त जो स्वास्तिक के प्रतीक हैं उनके आधार पर यह बताया गया है कि सूर्य का पूजन भी किया जाता था। नाग पूजा भी होती थी, क्योंकि मोहरों पर नागों का अंकन भी होता था। वृक्ष पूजा भी होती थी, क्योंकि मोहरों पर कई तरह के वृक्षों यानी कि पीपल, केला, नीम आदि का अंकन मिला है और इसके आधार पर बताया गया है कि यहाँ पर वृक्ष पूजा भी होती थी। तो ये थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। काफ़ी लंबा चैप्टर है जो कि हमने शॉर्ट में पढ़ चुके हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।